जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं विश्व भूगोल के संदर्भ में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भूकंप। तो भूकंप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे भूकंप क्या है। पहला प्रश्न मन में आपके आ रहा होगा कि भूकंप क्या है। दूसरा चीज, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा चीज, भूकंप का मापन कैसे किया जाता है। और चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो भूकंप आने का कारण क्या क्या है। और अगर पांचवें पॉइंट की बात करूं मैं, तो अन्य तथ्य कुछ हैं भूकंप से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भूकंप का विश्व में वितरण कैसे कहाँ कहाँ किया गया है, विश्व में यानी वैश्विक वितरण कैसे किया गया है। तो इन सभी बातों पर आज मैं बात करूंगा, इन सभी पॉइंटों पर कि भूकंप क्या है, भूकंप के कितने प्रकार होते हैं, भूकंप का मापन कैसे किया जाता है, भूकंप के कारण क्या क्या हैं, और भूकंप से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उन सभी बातों पर भी मैं बात करूंगा। उसके बाद पूरे विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, किस किस क्षेत्र में आते हैं, कितनी पेटियों में विभाजित किया गया है, इन सभी बातों पर इन सभी पॉइंटों पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये भूकंप क्या है। तो क्या लिखा है, भूकंप। भूकंप ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है भू प्लस कंप। क्या, भू प्लस कंप। भू का अर्थ है क्या, भू का अर्थ है पृथ्वी, और कंप का आशय है कांपना से या कंपन से। क्या, कंपन या कांपना, कंपन या कांपना से है। मतलब कि अगर यहीं पर अगर का जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का कंपन ही भूकंप है। भूकंप शब्दावली से ही स्पष्ट हो जा रहा है। भू का आशय है पृथ्वी, कंप का आशय है कंपन यानी कांपना। तो पृथ्वी का कांपना ही भूकंप है। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का कांपना ही भूकंप है। ये अल्पकाल के लिए होता है। इसका प्रभाव क्या होता है, अल्पकाल के लिए होता है, कुछ सेकेंडों के लिए होता है, कुछ मिनटों के लिए होता है। लेकिन कुछ सेकेंड में ही, कुछ मिनट में ही बहुत सारी धरोहर गिर जाती है, जन धन की हानि हो जाती है, बहुत सारे लोग की मृत्यु हो जाती है। आप जानते हैं कि भूकंप जैसे जापान में आया था 2011 में, तो काफी लोग वहाँ क्या हुआ था, काफी लोग मर गए थे यानी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से इसका प्रभाव तो अल्पकाल ही होता है और इसे देखा नहीं जा सकता है, केवल फीलिंग की जा रही है। मतलब भूकंप आ रहा है, बिल्डिंगें गिर रही हैं तो फीलिंग हो रही है ना, केवल बिल्डिंगें दिखाई दे रही गिरते हुए, भूकंप दिखाई नहीं दे रहा है, इसे केवल आप फील कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि भू का आशय है पृथ्वी, कंप का आशय है कंपन करना यानी कांपना, पृथ्वी का कांपना ही भूकंप कहलाता है। तो आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भूकंप आखिर है क्या। ये भूकंप आखिर क्यों आता है, आपके मन में ये भी आ रहा होगा। इसका कारण तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन क्यों आता है, तो जैसे जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर होता है कि अपने शरीर में कोई भी अनावश्यक तत्व नहीं रखता है, वो चाहे पसीने के माध्यम से निकल जाए या किसी और माध्यम से निकल जाए, मतलब कि शरीर के अंदर कुछ भी अनावश्यक तत्व नहीं रखता है। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी भी है कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भीतर कोई भी अनावश्यक तत्व नहीं जो भी अनावश्यक तत्व की अधिकता होती है वो पृथ्वी तुरंत क्या करता है, उसे बाहर करने का प्रयास करता है। और इसी बीच जो असंतुलन पृथ्वी के भीतर फैला रहता है, इसी असंतुलन को पृथ्वी जब संतुलन करने का प्रयास करती है तो उसी प्रयास में एक कंपन उत्पन्न होता है जिसे भूकंप के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, भूकंप क्या है। अब भूकंप आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर भूकंप है भी तो कितने प्रकार के होते हैं। ये गहराई के हिसाब से होते हैं। तो कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जो छिछले प्रकार, छिछले उद्गम केंद्र, क्या होते हैं, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप।
कैसे होते हैं फ्रेंड्स? छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, मतलब कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर जो भूकंप आता है तो उसी को कहा जाता है छिछले उद्गम केंद्र। दूसरा होता है माध्यम मूल माध्यम मूल के भूकंप। क्या होते हैं? माध्यम मूल के भूकंप। और तीसरा होता है पाताली। कौन सा होता है? पाताली या गहरे मूल के भूकंप। पाताली या गहरे मूल के भूकंप। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, जैसे ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, पृथ्वी पर जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है उद्गम केंद्र या मूल कहा जाता है, या इसी को फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गम केंद्र कहा जाता है, या मूल कहा जाता है, या इसी को फोकस कहा जाता है। ये क्या है? ये भूकंप की उत्पत्ति है। जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है उसी स्थान को मूल कहा जाता है, या उद्गम केंद्र कहा जाता है, या उसी को फोकस कहा जाता है। अब जब यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, इसकी जो तरंगे हैं ये इस प्रकार से जब चलती हैं, तरंगे इस प्रकार से जब चलती हैं, तो पृथ्वी के भू सतह पर जहाँ पर सबसे पहले इसका प्रभाव दिखाई देता है, पृथ्वी के भू सतह पर सबसे पहले इसका प्रभाव यहाँ दिखाई देता है, इसी को कहा जाता है अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है, या इसी को ईपी सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या इसी को ईपी सेंटर कहा जाता है। मतलब भूकंप की जहां से उत्पत्ति हो रही है उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहा जाता है, और भूकंप का प्रभाव जिस स्थान पर दिखाई दे रहा है उसे अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहा जाता है। मतलब भूकंपी तरंगों का प्रभाव पृथ्वी के जिस भू सतह पर होता है उसी को ही अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहा जाता है, मतलब जहां पर सबसे पहले प्रभाव दिखाई देता है। अब भूकंप मान लीजिए ये सबसे गहराई में है, हो सकता है यहाँ पर भी भूकंप आ सकता है। जब यहाँ से भी उत्पत्ति भूकंप की हो सकती है। जब यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होगी तो इसी को फोकस कहा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हो गई, यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हो गई, अगर यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हो गई तो इसी को फोकस कहा जाएगा। मतलब जिस भी बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होगी उसे ही फोकस कहा जाएगा या उद्गम केंद्र कहा जाएगा। अब छिछले उद्गम केंद्र की अगर हम बात करें तो जो ये लगभग 0 से 70 किलोमीटर की गहराई के मध्य होता है, और अगर माध्यम मूल की बात करें तो 70 से लेकर 300 किलोमीटर की गहराई तक होता है। जबकि पाताली की बात की जाए या गहरे भूकंप की बात की जाए तो इस 300 से 700 किलोमीटर के मध्य इसकी घटना घटित होती है। मतलब मान लीजिए ये पृथ्वी की क्या है? भूसतह है, एपिसेंटर है, अधिकेंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 70 किलोमीटर है लगभग। मतलब इस बीच अगर कोई भूकंप आएगा तो उसे छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप कहा जाएगा। जबकि यहाँ से यहाँ मान लीजिए माध्यम मूल क्षेत्र के भूकंप हैं, तो यहाँ से यहाँ इस क्षेत्र में अगर कोई भूकंप आएगा 70 से 300 किलोमीटर के बीच तो इसे माध्यम मूल का केंद्र भूकंप कहा जाएगा। और यहाँ से यहाँ मान लीजिए क्या है? 300 से 700 किलोमीटर की गहराई है, तो यहाँ इस क्षेत्र के बीच में जब भी कभी कोई भूकंप आएगा तो उसे पाताली या गहरे मूल के भूकंप कहा जाएगा। तो इस प्रकार से जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहा जाता है। पृथ्वी के वह सतह जहां पर सबसे पहले प्रभाव दिखाई देता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। और जब पृथ्वी के भीतर जब 0 से 70 किलोमीटर की गहराई तक भूकंप आएगा तो उसे छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप कहेंगे। 70 से 300 किलोमीटर की गहराई की आएगा तो उसे माध्यम मूल के भूकंप कहेंगे। और 300 से 700 किलोमीटर के बीच अगर कोई भूकंप आएगा तो उसे पाताली या गहरे मूल के भूकंप कहेंगे। कुछ किताबों में दिया गया है 0 से 50 किलोमीटर, फिर 50 से 250 किलोमीटर, तो उसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा क्योंकि यह सबसे प्रमाणित
के आधार पर मैं बताया हूं। और ऑप्शन देगा भी, पहली बात तो ये ऑप्शन में आएगा, ऐसा प्रश्न पूछेगा ही नहीं। ये आपकी जानकारी के दृष्टि से मैं ये प्रकार बता रहा था, इसलिए बता दिया। बाकी ये पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो या तो 50 दिया रहेगा या 70 दिया रहेगा, इसमें आप कंफ्यूजन मत होइए। तो ये क्या हो गया, ये इसका प्रकार हो गया। अब देखिए भूकंप, ये इसका क्या हो गया, प्रकार हो गया। अब इसमें जो भूकंपीय तरंगे चल रही हैं, तो आपके मन में आ रहा होगा कि भूकंपीय तरंगे क्या होते हैं। तो भूकंपीय तरंगे क्या, भूकंपीय तरंगे, तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कितनी, 3 प्रकार की होती है। एक पी तरंग होती है, एक यस तरंग होती है, और तीसरी तरंग यल तरंग या आर तरंग होती है। यल तरंग या आर तरंग होती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। एक पी होती है जिसे कहा जाता है प्राइमरी वेव, जिसे कहा जाता है प्राइमरी वेव, और एक यस होती है जिसे कहा जाता है सेकेंडरी वेव। यल तरंगे होती है जिसे सरफेस वेव कहा जाता है, या इसी को धरातली तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धरातली तरंगे कहा जाता है। कौन सी तरंगे, धरातली तरंगे कहा जाता है। अगर पी की विशेषताएं अगर देखी जाए तो यह अनुदैर्ध्य की भांति चलता है। कैसे, अनुदैर्ध्य की भांति चलता है। जबकि यश की बात की जाए तो यह अनुप्रस्थ की भांति चलता है। किस प्रकार, अनुप्रस्थ की भांति चलता है। और जब यही दोनों तरंगे पृथ्वी के इस भूसतह पर चलने लगती है तो इसी को यल तरंगे या आर तरंगे कहा जाता है। इनकी और विशेषताओं में अगर देखेंगे तो पी तरंगे ध्वनि की भांति चलती है, जबकि यस तरंगे प्रकाश की भांति चलती है, जबकि यल तरंगे केवल और केवल धरातल पर चलती है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। और जो पी तरंगे होती है गहराई तक चलती हैं, यस तरंगे क्रोड में नहीं जाती है, कोर में नहीं जाती। जैसे ये क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गया। क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 मंडलों में विभाजित किया गया। इसे क्रस्ट कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, क्रस्ट। इसे मेंटल कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। इसे कोर। और इसमें भी 2 है, एक आउटर कोर है। कौन सा है, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। कौन सा, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। तो जो क्रस्ट है इसमें तो पी और यस दोनों चलती हैं, पी और यस दोनों चलती हैं। मेंटल में भी पी और यस दोनों चलती हैं। लेकिन जो ये आउटर कोर है इसमें केवल और केवल पी चलती है, जबकि यस नहीं चलती है। जाहिर सी बात है, अगर आउटर कोर में पी अकेले चलेगी, यस नहीं चलेगी, तो इनर कोर में भी क्या, केवल और केवल पी चलेगी, यस नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से ये पी तरंगे चलती हैं। अगर इसको मैं और डिटेल से अगर आप लोगों को बताऊं तो एक मिनट, और डिटेल से अगर मैं बताऊं, जैसे ये क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गई। क्या हो गई, ये पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गया, ये मेंटल वाला भाग हो गया, ये कोर वाला भाग हो गया। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूं ये आउटर कोर है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। कौन सा है, ये इनर कोर है। तो मान लीजिए कौन सी तरंगे चल रही है, मान लीजिए ये पी तरंगे चल रही है। तो पी तरंगे तो इसमें भी चलेगी, क्रस्ट और मेंटल में भी चलेगी, और इसके साथ ही साथ ये आउटर कोर में भी चलेगी और इनर कोर में भी चलेगी। ये कौन सी तरंग है, ब्लैक वाली पी तरंग है, ब्लैक वाली पी तरंग है। यस तरंग जो है ये केवल और केवल क्रस्ट में चलती है और मेंटल में चलती है, लेकिन आउटर कोर या इनर कोर में नहीं चलती है। इसमें आउटर कोर और इनर कोर में नहीं चलती है। और जो ये पी तरंगे होती है यहाँ से यहाँ, इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक नहीं चलती है। कहाँ, यहाँ से यहाँ इस क्षेत्र तक नहीं चलती है, इसलिए इसे कहा जाता है पी का छाया क्षेत्र। क्या कहा जाता है, पी का छाया क्षेत्र। ये सब प्रश्न में पूछा नहीं जाता, केवल जानकारी के लिए बताया जाएगा। पी शैडो जोन कहा जाता है। और जबकि यहाँ से यहाँ तक यस तरंगे नहीं चल रही है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक यस तरंगे नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए इसे कहा जाता है यस शैडो जोन। क्या कहा जाता है, यस शैडो जोन या यस छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये तरंगे चलती हैं। कौन सी, पी तरंगे क्रस्ट और मेंटल
कोर तीनों परतों में चलती है, जबकि यह तरंगे क्रस्ट और मेंटल में ही चलती है। तो ये भूकंपीय तरंगे होती हैं। क्या होते हैं? ये भूकंपीय तरंगे होती हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या क्या हो गया, ये भूकंप क्या है, भूकंप के प्रकार हो गया, और भूकंपीय तरंगे किस प्रकार से चलती हैं, इन सभी बातों पर मैं बात कर चुका हूं। तो अब मैं बात करूंगा मापन। अगर मापन की बात की जाए तो मापन मुख्य रूप से दो स्केल से किया जाता है। पहले एक रिक्टर स्केल और दूसरा स्केल है मॉडिफाइड मार्केली स्केल। तो दो प्रकार से भूकंप का मापन किया जाता है। मापन पहला रिएक्टर स्केल से किया जाता है, दूसरा मॉडिफाइड। ये परिमाण पर आधारित है। क्या? ये परिमाण पर आधारित है, और जबकि ये परिणाम पर आधारित है। क्या? परिणाम पर आधारित है। इसका क्या अर्थ है? मतलब कि जब इसका प्रभाव दिखाई देता है, परिणाम दिखाई देता है, तो इस आधार पर इस स्केल से मापा जाता है, मापन किया जाता है। जबकि रिक्टर स्केल क्या? परिमाण के आधार पर, मतलब इसमें ऊर्जा की मात्रा का मापन किया जाता है, तीव्रता का मापन किया जाता है। ये सब विधि है। और रिक्टर स्केल को लघुगणकीय विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघुगणकीय विधि कहा जाता है। जबकि मॉडिफाइड मार्केली स्केल को अनुभव विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुभव विधि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मार्केली स्केल को। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें 1 से लेकर 10 तक खाने होते हैं। कितने? 1 से लेकर 10 तक खाने होते हैं। जबकि मार्केली स्केल में 1 से लेकर रोमन गिनती में कितने? 12 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 12 खाने होते हैं। तो यहाँ से यही प्रश्न पूछा जाएगा कि रिक्टर स्केल में कितने खाने होते हैं? तो 10 खाने होते हैं। मॉडिफाइड मार्केली स्केल में 12 खाने होते हैं। ये रोमन गिनती में लिखा जाता है, ये गणितीय गिनती में लिखा जाता है, मतलब इंग्लिश में लिखा जाता है। तो रिक्टर स्केल हो गया। इसमें देखिए जैसे ये 10 खाने हैं। कितने खाने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने खाने हैं? 10 खाने हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से यहाँ तक 10 खाने हैं। तो जो ये यहाँ से लेकर ये मान लीजिए एक खाना है, दूसरा खाना है, तो इस खाने से अपेक्षा जब इस खाने पर रिएक्टर भूकंप आएगा, मतलब जैसे पहला खाना ये है, दूसरा खाना ये है। अगर मान लीजिए किसी स्थान पर एक रिक्टर का स्केल का भूकंप आया, दूसरे स्थान पे 2 रिक्टर का भूकंप आया, 3 रिक्टर का भूकंप आया, तो इसके अपेक्षा इसकी जो तीव्रता होगी वो 10 गुना अधिक होगी। क्या होगी? इसकी जो तीव्रता होगी वो 10 गुना अधिक होगी। कितने गुना? 10 गुना अधिक होगी। और इसकी जो ऊर्जा होगी, क्या? ऊर्जा जो होगी वो 32 गुना अधिक होगी। क्या होगा? 32 गुना अधिक होगा। मतलब कि जैसे किसी स्थान पर एक रिक्टर स्केल का भूकंप आया है, तो वहां की तीव्रता मान लीजिए 1 है, तो दूसरे स्थान पे मान लीजिए 2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है, तो वहां की तीव्रता 1 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और वहीं पर अगर ऊर्जा की बात की जाए कि मतलब ऊर्जा कितनी निकल रही है, तो पहले स्थान पर 1 मान लीजिए 1 ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा की मात्रा 1 है, तो दूसरे स्थान पर 32 गुना यानी 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊर्जा की मात्रा होती है कि जैसे जैसे आप रिक्टर स्केल की बढ़ाएंगे, जैसे जैसे रिक्टर स्केल बढ़ती जाएगी, भूकंप की तरंगे बढ़ती जाएंगी, मापन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसकी तीव्रता भी बढ़ती जाएगी और ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। मतलब इसकी अपेक्षा ये अधिक तीव्र होगा, अधिक ऊर्जावान होगा, इसकी अपेक्षा ये अधिक तीव्र होगा, अधिक ऊर्जावान होगा, इस तरह से ये आते हैं। अभी तक देखा गया जो चिली में आया था भूकंप, वो 9.5 रिक्टर स्केल का आया था। कितने? 9.5 रिक्टर स्केल का आया था। जबकि जापान में जो आया था वो 9
रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। लेकिन जापान पहले से ही समझदार और होशियार देश था, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा जनधन की हानि नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जो मकान वगैरह बने थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में नहीं बने थे, इमारतों में, बल्कि छोटे छोटे घर बने थे, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा हानि नहीं होती। जबकि चिली में तो बहुत ज़्यादा हानि हो गई थी। और ये मॉडिफाइड मार्केली स्केल हो गया, इसमें 12 खाने होते हैं। तो इस तरह से भूकंप का मापन हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? ये भूकंप का मापन हो गया। अब भूकंप आने के कारण क्या हो सकते हैं? भूकंप आने के कारण क्या हो सकते हैं? तो पहला कारण हो सकता है प्राकृतिक कारण। कौन सा? पहला प्राकृतिक कारण हो सकता है, दूसरा मानवीय कारण होता है, मानवीय कारण भी हो सकता है। मानव के द्वारा भी भूकंप लाया जा रहा है, मतलब मानव के पास इतनी बड़ी शक्ति तो नहीं है कि वह भूकंप ला सकता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी कर दे जिसके कारण वो भूकंप आएगा, तो उसी को मानवीकरण भूकंप कहा जाता है या मानव निर्मित भूकंप कहा जाएगा। तो प्राकृतिक कारण में अगर बात की जाए तो जैसे प्लेटों का संचरण है। क्या है? प्लेटों का संचलन है, प्लेटों का संचलन हो सकता है। दूसरा हो सकता है इलास्टिक रिबाउंड हो सकता है, इलास्टिक रिबाउंड हो सकता है। तीसरा हो सकता है पिंड हो सकता है कोई। चौथा ज्वालामुखी हो सकता है। क्या? ज्वालामुखी हो सकता है। और पांचवा, अगर गैस पृथ्वी के भीतर अगर गैसों का फैलाव होगा, क्या? गैसों का फैलाव होगा, तब भी भूकंप आ सकता है। वहीं पर मानवीय कारण में अगर देखेंगे आप तो क्या हो सकता है? बांध हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? बांध हो सकता है और खनन हो सकता है। तीसरा परिवहन हो सकता है। क्या? परिवहन हो सकता है। तो इस तरह से ये मानवीय कारण हो सकता है। तो भूकंप आने का कारण दो हो सकता है, पहला प्राकृतिक कारण हो सकता है, दूसरा मानव कारण हो मानवीय कारण हो सकता है। प्राकृतिक कारणों में प्लेटों का संचरण, मतलब प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत जब मैं बताया था तो आपको बताया था कि प्लेटें कई प्रकार की होती हैं और प्लेटें एक दूसरे के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सरक रही हैं। तो उस स्थिति में जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, अगर मान लीजिए एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, अगर दोनों प्लेटें मजबूत हैं, दोनों टकराएंगे तो एक दूसरे को पीछे ढकेलने का प्रयास करेंगे। उस प्रयास में भी क्या होगा? पृथ्वी कांपने लगेगी और पृथ्वी का कांपना ही क्या? भूकंप कहलाएगा, तभी भूकंप आएगा। मान लीजिए एक प्लेट इधर से आ रही है, दूसरी प्लेट इधर से आ रही है, ये प्लेटें टकराई, ये ऊपर चढ़ गई, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तापमान टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या? ये प्लेटें गलने लगेगी, यहाँ से मैग्मा बनेगा, वो मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करेगा। लेकिन मान लीजिए वहाँ की पृथ्वी की जो पपड़ी रहेगी, जो भूसतह रहेगा, वो मजबूत रहेगा, तो वहां से तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उस स्थिति में भी पृथ्वी क्या? कांपने लगेगी, तब भी भूकंप कहा जाएगा। मान लीजिए एक प्लेट इधर से आ रही है, प्लेट इधर से जा रही है, दोनों प्लेटें जब एक दूसरे से टकराते हुए, दरार देते हुए निकल जाएंगे तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर घर्षण उत्पन्न होगा। इस घर्षण के कारण भी भूकंप आ सकता है। तो इस तरह से ये प्लेटों का संचलन। इलास्टिक रिबाउंड क्या होता है? प्लेटें जो है होती है ना, वो क्या होती हैं कि कुछ प्राकृतिक कारणों के कारण वो क्या? धीरे धीरे वो मुड़ती चली जाती हैं। क्या? धीरे धीरे मुड़ती चली जाती हैं। जैसे ये मान लीजिए पेन है, पेन क्या ऐसे धीरे धीरे अगर इसको मोड़ते हुए जाए, अब ये पेन रबड़ की है इसलिए नहीं टूट रही है, लेकिन मान लीजिए आप कोई छड़ी वगैरह लेकर प्रयास कीजिएगा तो क्या होगा? जब ऐसे मोड़ते मोड़ते जब जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो छड़ी टूट जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से जब प्लेटें मुड़ती हैं तो मुड़ते मुड़ते एक ऐसा समय आता है कि प्लेटें जब टूट जाती हैं तो उस स्थिति में भी क्या? पृथ्वी कांपने लगती है और उसे ही पृथ्वी का कांपना ही क्या? भूकंप कहलाता है। पिंड, जैसे मान लीजिए पृथ्वी के किसी क्षेत्र में ऊपर से कोई आकाशीय पिंड गिर जा रहा है, तब भी पृथ्वी कंपन करने लगेगी। ज्वालामुखी क्षेत्र में ही तो भूकंप आता है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी क्रियाएं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार संचालित होती हैं, इसलिए यहाँ पर भी भूकंप
आते हैं। गैसों का फैलाव, पृथ्वी के भीतर अगर अधिक मात्रा में गैस हो जाएगा तो वह गैस पृथ्वी से क्या बाहर निकलने का प्रयास करेगा, उस स्थिति में भी पृथ्वी कंपन करने लगेगी और उसी कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। मानवीय कारण में जैसे मान लीजिए क्या ये गंगा नदी निकल कर आई है और यहाँ पर क्या उत्तराखंड में ये टिहरी बांध बना दिया गया, क्या टिहरी बांध बना दिया गया। अब ये बांध बनाने से क्या होगा, टिहरी बांध या कोई भी बांध हो सकता है, कहीं कभी हो सकता है, किसी नदी पर बांध बना दिया गया तो इस स्थान पर पूरे क्या होगा, यहाँ पर एक भारी मात्रा में जलाशय जल इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर लोड पड़ेगा और जब पृथ्वी के ऊपर लोड पड़ेगा तो पृथ्वी की जो सतह रहेगी वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और उस स्थिति में भी क्या भूकंप आने का संभावना रहेगी। जैसे मान लीजिए आपके छत पर क्या पानी भर दिया जाए तो वो क्या होगा, पानी धीरे धीरे जब सीज जाएगा तो टप टप चूने लगेगा और अगर वही मात्रा अगर काफी दिनों तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी तो आपके छत की जो पपड़ी रहेगी, जो सीमेंट बालू से प्लास्टर जिसे कहते हैं, जो वो किया रहेगा वो धीरे धीरे टूटने लगेगा और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपका मकान गिर जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कहीं बांध बड़ा बना है तो अगर पृथ्वी के पपड़ी अगर वहां पर काफी दिनों तक अगर लगातार बंधा है और भारी मात्रा में जलराशि है तो वहां पर भी भूकंप आने की संभावना बनी होती है। खनन मान लीजिए सरकार ने देखा झारखंड या उड़ीसा में कोयले की एक कोयला पाया गया है, वहां पर एक खान नीचे, मतलब ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी है और यहाँ से एक सुरंग बनाए और यहाँ के पूरा का पूरा कोयला निकाल लिया गया। तो जब पूरा का पूरा अंदर का कोयला निकाल लिया जाएगा तो क्या होगा, बाहर की जो पपड़ी रहेगी वो अगर टूट जाएगी तो उस स्थिति में भी भूकंप आ सकता है। परिवहन, मान लीजिए कोई भौगोलिक दृष्टि से अस्थिर क्षेत्र है, वहां पर हाईवे बनाया जा रहा है, रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, तो इस स्थिति में भी भूकंप आ सकता है। एक होता है परमाणु परीक्षण, क्या होता है, परमाणु परीक्षण होता है, परमाणु परीक्षण होता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा पहाड़ है और उस पहाड़ के साइड से रेलवे गुजरना है या कोई सड़क बनानी है तो क्या किया जाएगा, उस पहाड़ के अंदर एक सुरंग बनाया जाएगा, उस सुरंग में एक बम रख दिया जाएगा और रिमोट से उसे तोड़ा जाएगा। तो इस स्थिति में भी क्या भूकंप आ सकते हैं, इसका प्रभाव दूर दूर तक दिखाई देता है। जैसे एक बार भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी थे, तो जब इन्होंने भारत में जब रिमोट दबाए और यहाँ की जब क्या परमाणु परीक्षण किए तो इसका प्रभाव जापान में दिखाई दिया था। बताओ, भारत यहाँ है, जापान वहाँ है, इतनी दूर तक इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। मान लीजिए दूर तक नहीं देगा तब भी आसपास क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बनी रहेगी। तो इस तरह से भूकंप आने का कारण हो गया, प्राकृतिक कारण हो गए और मानवीय कारण हो गए। अब अन्य तथ्य देख लेते हैं, क्या फ्रेंड्स, अन्य तथ्य। अन्य तथ्य में क्या है, जैसे भूकंप का अध्ययन, क्या भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या सिस्मोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, सिस्मोलॉजी कहलाता है। अब भूकंपी तरंगों, क्या भूकंपी तरंगों का अध्ययन, भूकंपी तरंगों का अध्ययन या जिस उपकरण से भूकंपी तरंगों का मापन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, जबकि भूकंपी तरंगों का जो अध्ययन किया जाता है, जिस उपकरण से किया जाता है, उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इसी में एक पॉइंट आता है, क्या होमोसिस्मल लाइन, या इसी को आप कह सकते हैं कि सह भूकंपी रेखा, सह भूकंपी रेखा। और एक पहला ये हो गया, दूसरा ये होता है क्या आइसोसिस्मल
सिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन, इसे कहा जाता है समभूकंपी रेखा कहा जाता है। ये क्या होता है कि भूकंपी रेखा होता है। जैसे मान लीजिए ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है। क्या ये स्थान है, ये मान लीजिए भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये म्यांमार है। ये क्या है, स्थान है, एक स्थान के मैं डोनेट किया हूँ ए बी सी डी ई से। तो ये स्थान मान लीजिए कितना, सुबह के 10 बजे हैं, 10 AM, सुबह के 10 बजे हैं। यहाँ पर भी भूकंप 10 बजे आ रहा है, यहाँ पर भी भूकंप 10 बजे आ रहा है, यहाँ पर भी भूकंप 10 बजे आ रहा है, और यहाँ पर भी भूकंप कितने बजे आ रहे हैं, 10 बजे। ये तो इस भूकंप को अगर इसे मिलाया जाएगा, इस रेखा को अगर मिलाया जाएगा, तो इसी रेखा को कहा जाता है समभूकंपी रेखा या होम सिस्मल लाइन कहा जाता है। मतलब किसी एक समय पर कोई फिक्स टाइम है, किसी भी टाइम आ सकता है, 24 घंटे में किसी भी टाइम आ सकता है। अगर एक समय में किसी कई जगहों पर भूकंप आ रहा है, तो उस भूकंपी लाइनों को अगर मिलाया जा रहा है, उस भूकंपी रेखा को मिलाया जा रहा है, तो उसी को सहभूकंपी रेखा या होम सिस्मल लाइन कहा जाएगा। आइसोसिस्मल लाइन क्या होता है, मान लीजिए ए स्थान ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है। अब टाइम चाहे जब 24 घंटे में चाहे जब आए, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 5 रिक्टर का स्केल, 5 स्केल का भूकंप आ रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखाएं मिलाई जा रही हैं, जो लाइनें मिलाई जा रही हैं, उसी को समभूकंपी रेखा कहा, इसी रेखा को समभूकंपी रेखा या आइसोसिस्मल लाइन कहा जाता है। मतलब कि 24 घंटे में किसी भी समय कहीं पर भी भूकंप आ रहा है, किसी भी स्थान पर भूकंप आ रहा है, लेकिन एक स्केल का आ रहा है, कितने, 5 रिक्टर स्केल का यहाँ भी आ रहा है, 5 रिक्टर स्केल का यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब सभी स्थानों पर एक तीव्रता के आधार पर मापन किया जाता है। जब भूकंपी तरंगों का तीव्रता के आधार पर मापन किया जाता है, तो उसी को आइसोसिस्मल लाइन या समभूकंपी रेखा कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब एक समय में जैसे मान लीजिए 10 बजा है, जब एक समय में कई स्थानों पर एक साथ भूकंप आता है, तो उसी को होमोसिस्मल लाइन या सहभूकंपी रेखा कहा जाता है। जब अलग चाहे जिस समय में आए, लेकिन एक रिक्टर स्केल के अनुसार आए, कि मतलब 5 रिक्टर स्केल के यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसी रेखा को कहा जाता है समभूकंपी रेखा या आइसोसिस्मल लाइन कहा जाता है। तो इस प्रकार से अन्य तथ्य में भी ये सारे पॉइंट हो गए कि भूकंप अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंपी तरंगों का अध्ययन या उपकरण का जो मापन किया जाता है, सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। अब अगर भूकंपी वितरण की बात की जाए, अगर पूरे विश्व में भूकंपी वितरण की बात की जाए, तो मैं एक मोटा मोटा विश्व का मैप बनाता हूँ। ये मान लीजिए क्या हो गया, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड होते हुए यहाँ पर स्पेन, और ये इटली हो गया, ये बाल्कन देश हो गया, ये क्या हो गया, ये अफ्रीका देश हो गया, ये सोमालिया वाला क्षेत्र हो गया, और यहाँ से क्या, ये सोमालिया वाला क्षेत्र हो गया, और ये क्या है, लाल सागर हो गया, ये अरब वाला क्षेत्र हो गया, ईरान हो गया, और ये क्या हो गया, अपना भारत हो गया, और यहाँ से ये म्यांमार, थाईलैंड वगैरह हो गया, इधर से चाइना, रूस आ गया, और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है जिसे सुमात्रा वगैरह कहते हैं, और यहीं पर क्या है, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया है, और ये क्या हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, क्या हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, और यहीं से क्या हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये वाला रूस वाला पोर्शन हो गया। ये पूरा मोटा मोटा विश्व का मैप हो गया।
तो ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये रूस वाला पोर्शन है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसके बीच में जो क्षेत्र है इसी को कहा जाता है, ये क्या प्रशांत महासागर है, और इसी को कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी प्रशांत महासागर का अग्नि वलय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रशांत महासागर के चारों ओर, चारों दोनों किनारों पर, प्रशांत महासागर के इस किनारे पर और इस किनारे पर भी भूकंप और ज्वालामुखी सर्वाधिक मात्रा में आता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, आइसलैंड है। क्या है? आइसलैंड है। जब मैं क्या ज्वालामुखी बता रहा था तो वहां वितरण पे ये सारी बातें बताया था। तो ये क्या है, ये यहाँ से एक पेटी यहाँ से निकल जाती है, दूसरी पेटी यही हेकला पर्वत से शुरू होती है, यहाँ से भूकंप सागर होते हुए हिमालय होते हुए, यहाँ से म्यांमार होते हुए कंबोडिया थाईलैंड होते हुए यहाँ पर न्यूजीलैंड पेटी से मिल जाती है। न्यूजीलैंड में कहाँ, किसी प्रशांति पेटी से मिल जाती है। तो 3 पेटी है, एक प्रशांति पेटी है, एक मध्य महाद्वीपी पेटी है, और तीसरी है मध्य अटलांटिक पेटी या मध्य महासागरी पेटी। तो ये अटलांटिक के किनारे, अटलांटिक महासागर में भी भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, और जो अटलांटिक महासागर में जो मध्य कटक पाया जाता है उसी कटक के सहारे भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी भी आते हैं। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में वितरण हुआ। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप वाला क्षेत्र यही है, प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र। और यहीं पर क्या है, जापान है, और यहीं पर क्या है, चिली है। यहीं पर चिली है और यहाँ पर जापान है। यहाँ पर 9.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, यहाँ पर 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। और जापान ही ऐसा विश्व का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है भूकंप की दृष्टि से, सर्वाधिक मात्रा में भूकंप जापान में ही आता है। तो इस तरह से ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यानी प्रशांत महासागरी क्षेत्र हो गया। तो 3 पेटी मुख्य रूप से हो गए, एक प्रशांति पेटी और दूसरी पेटी एक हेकला पर्वत से, यहाँ से आइसलैंड के हेकला पर्वत है यहीं पर दक्षिण में, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ स्पेन से होते हुए भूमध्य सागर होते हुए हिमालय पहुंचती है, हिमालय से कंबोडिया म्यांमार होते हुए न्यूजीलैंड प्रशांति पेटी से मिल जाती है। तो ये दूसरी पेटी हो गई। तीसरी पेटी ये अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, जो मध्य अटलांटिक कटक के सहारे चलती है। यहाँ पर भी ज्वालामुखी और भूकंप सर्वाधिक मात्रा में आता है। अगर भारत की बात की जाए, ये मान लीजिए क्या है, ये भारत है। अगर भारत की बात की जाए, अगर भारत की बात की जाए तो ये हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आता है। दूसरे नंबर पर जो ये मैदानी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी भूकंप आता है। और तीसरे नंबर पे सबसे कम संवेदनशील दक्षिण भारत है या प्रायद्वीपीय पठार है। यहीं पर एक कोयना स्थान है महाराष्ट्र में, वहां पर भूकंप आया था। कोयना में भी भूकंप आया था 1967 में। और 1993 यहीं पर लातूर एक शहर है, वहां पर भी लातूर भूकंप आया था। यहाँ गुजरात में रण क्षेत्र, कच्छ के रण क्षेत्र में एक स्थान है भुज, वहां पर भी भूकंप आया था। और सिक्किम वगैरह जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक तो हमेशा भूकंप आता ही रहता है, छोटा मोटा झटका हमेशा पूर्वोत्तर भारत में भी क्या लगता रहता है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र है और ये पेटी मध्य महाद्वीपीय पेटी भी कहाँ से, हिमालय क्षेत्र से ही गुजरती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये भूकंप हो गया। भूकंप क्या है, प्रकार है, मापन, कारण, अन्य तथ्य और वितरण सभी मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया। आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।